हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी जो वीडियो का री एग्जाम हो रहा है उसके लिए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुसांगिक टिप्पणी क्या होती है। अनुसांगिक टिप्पणी क्या होती है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए विस्तृत रूप से लिखा जाने वाला, ऑप्शन बी है सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला, ऑप्शन सी है किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने, ऑप्शन डी है मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला। ठीक है, अनुषंगिक टिप्पण क्या है, तो मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला। अगला है, निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है। निम्न में से रीतिकाल का कवि हमको बताना है कि कौन रीतिकाल का कवि है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन डी है बिहारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रीतिकाल के कवि कौन है, तो रीतिकाल के कवि हैं हमारा बिहारी जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये क्या है, ये रीतिकाल के कवि हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत ये लोग किस काल के कवि हैं, तो ये लोग छायावादी काल के कवि हैं, या छायावाद। ठीक है, छायावादी काल के कवि और ये रीतिकाल। ठीक है, आगे बढ़ते। आगरा का बहुवचन होगा। ठीक है, आगरा का बहुवचन क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आगरे, ऑप्शन बी है आगरों, ऑप्शन सी है आगरे और ऑप्शन डी है बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, तो आगरा का बहुवचन क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा का बहुवचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आगरा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, हमेशा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। आगरा क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन की पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन बी है महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी है घोष व्यंजन और ऑप्शन डी है अघोष व्यंजन। तो हिंदी स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम महाप्राण कहते हैं और प्राण कहते हैं किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों या हमको इसको व्यंजन ही कर देते हैं, व्यंजन वर्ग की। ठीक है, व्यंजन वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, पांचवा वर्ग तथा सभी अंतस्थ
व्यंजन क्या होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ग तथा सभी अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं और कौन कौन से महाप्राण होते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से आकाश जैसी ध्वनि अर्थात अधिक ध्वनि वायु निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा, चौथा, ठीक है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ठीक है, प्रत्येक जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसे क्या होते हैं? उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग तथा सभी ऊष्म व्यंजन, ठीक है, सभी ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कि घोष और अघोष किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे। घोष व्यंजन किसे कहते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? घोष को ही हम सघोष कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। ठीक है, तो घोष व्यंजन कौन क्या किसे कहते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? तो स्वर तंत्रियों के बीच स्वर तंत्रियों के बीच वायु के घर्षण के साथ उच्चारित ध्वनि, ठीक है, स्वर तंत्रियों के बीच वायु के घर्षण के साथ उच्चारित ध्वनि को हम घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं कि स्वर तंत्रियों के बीच वायु घर्षण के साथ उच्चारित ध्वनि क्या होती है? घोष व्यंजन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन
ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। तथा यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेंगे कि जो सभी स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, हो गया अघोष व्यंजन। अब देखते हैं आगे कि अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। अघोष व्यंजन, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के बीच घर्षण नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? घोष कहलाते हैं। चलिए इसको भी लिखते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के बीच घर्षण नहीं होता है उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तो ये अघोष व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप होगा। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है वंदना, ऑप्शन बी है वंदना, ऑप्शन सी है वंदना और ऑप्शन डी है वंदना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्तनी रूप से इसमें से कौन शुद्ध है? तो ये होगा हमारा, इसमें कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, वंदना। वंदना ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, को शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द बताना है कि कौन वर्तनीय रूप से इसमें शुद्ध लिखा गया है। तो अनुनासिक, ऑप्शन बी है अनुनासिक, ऑप्शन सी है अनुनासिक और ऑप्शन डी है अनुनासिक। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक। ठीक है, वर्तनीय रूप से अनुनासिक ऐसे लिखा जाता है, अनुनासिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है अन्वेषण। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है अन्य धन वेषण, ऑप्शन बी है अनुधनेषण, ऑप्शन सी है अनुधन वेषण और ऑप्शन डी है अन धन वेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा अनुधन एषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आप पूछे कि ये कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है। कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है। अगला देखते हैं हम। अगला है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में कौन सी संधि है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है विसर्ग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा यश प्लस दा। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे विसर्ग लगा है तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सा संधि होगा? तो ये होगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं हम। मृग नयन में समास है। मृग नयन में कौन सा समास है तो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है द्वंद्व। कौन सा समास होगा? तो हम देखते हैं कि मृग नयन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये होगा मृग के सदृश, मृग के सदृश। ठीक है, मृग के सदृश। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है? तो कर्मधारय समास में सामान्यतः एक पद विशेष और तथा दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है। तो ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वो क्या, कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो अगर हम पीताम्बर का समास विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसे कहा जा रहा है? तो अर्थात श्री कृष्ण जी को कहा जा रहा है, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा हमारा समास कौन सा हुआ पीताम्बर में? तो पीताम्बर में होगा हमारा समास बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है प्रत्युत्पन्न शब्द में उपयुक्त उपसर्ग। ठीक है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रत्युत्पन्न। ठीक है, शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी है प्रति, ऑप्शन सी है प्रत्यु और ऑप्शन डी है प्रत्युत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है प्रत्युत्पन्न, प्रति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, प्रति उपसर्ग इसमें है। ठीक है, अगर हम इसका विच्छेदन करेंगे तो क्या होगा? तो प्रत्युत्पन्न का विच्छेदन करेंगे तो प्रति प्लस उत प्लस पन होगा। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है? प्रति है। अगला देखते हैं। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है औ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अन और ऑप्शन डी अल। तो अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें होगा अल उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए दर्शनीय, ऑप्शन बी है दुर्गुण, ऑप्शन सी है भिक्षुक और ऑप्शन डी है कर्तव्य। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, यानी प्रत्यय रहित है वो? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा दुर्गुण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है गधा शब्द का तत्सम रूप है। गधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी है गर्दभ, ऑप्शन सी है गद्रभ और ऑप्शन डी है गर्दभ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? गधा का तत्सम रूप क्या होता है? तो गधा का तत्सम रूप होगा गर्दभ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला आते हैं। अगला है तद्भव शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सुर्ख, ऑप्शन बी है सत, ऑप्शन सी है ढाई और ऑप्शन डी है भक्त। तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें क्या है? तद्भव है हमारा ढाई। ढाई क्या है?
तद्भव है। बाकी भक्त के भक्त और सत ये सब क्या है, ये सब तत्सम है। ठीक है, सत का क्या होगा, तो सत का 100 होगा। ठीक है, अब भक्त का भगत होगा। ठीक है, तत्सम रूप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पीपल शब्द का तत्सम रूप है। पीपल शब्द का तत्सम रूप बताना है तो ऑप्शन है पीपल, ऑप्शन बी है पैपल, ऑप्शन सी है पीपल और ऑप्शन डी है पीपर। तो पीपल का तत्सम रूप क्या होगा, तो पीपल का तत्सम रूप होगा पीपल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, हमको बताना है कि तद्भव इसमें कौन है। तो ऑप्शन ए है सपत्नी, ऑप्शन बी है रिक्त, ऑप्शन सी है वल्गा और ऑप्शन डी है शक्कर। तो इसमें से तद्भव कौन सा है, तो तद्भव है हमारा ऑप्शन नंबर डी शक्कर। शक्कर क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका तत्सम रूप होगा शर्करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है शैशव का संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द संज्ञा शब्द है, तो हमको बताना है कि कौन सा ये कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी है पदार्थवाचक। तो शैशव में संज्ञा का कौन सा भेद है, तो ये है हमारा शैशव भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है भीड़ और ऑप्शन डी है दौड़। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। दौड़ क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दौड़ क्या है, दौड़ ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। बाकी सभा कक्षा भीड़ ये सब क्या है, समूहवाचक है। अगला क्वेश्चन है इनमें संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है सब, ऑप्शन सी है कुछ और ऑप्शन डी है कुछ ना कुछ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कुछ ना कुछ क्या है, संयुक्त सर्वनाम क्या है, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हमको बताना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए लड़का आया है, ऑप्शन बी वह गुलाब के फूल लाया है, ऑप्शन सी है गुलाब के फूल मुझे पसंद है और ऑप्शन डी है वह लड़का फूल देकर चला गया। तो किस में ये विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी गुलाब के फूल मुझे पसंद है। ठीक है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। तो यहाँ पे विशेषण का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो ये जो पसंद है ये क्या है, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हथियाना में कौन सी क्रिया है। हथियाना में कौन सी क्रिया है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी है संयुक्त, ऑप्शन सी है अनुकरणात्मक और ऑप्शन डी है नाम धातु। यहाँ पे नाम धातु होगा, ना धातु नहीं होगा, नाम धातु। तो हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो हथियाना में कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो नाम धातु क्रिया संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु
क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या है, एक तो हो गया हथियाना, ठीक है, फिर लजाना, उसके बाद रंगना, बतियाना आदि, ये सब क्या है, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कटोरा, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है भर और ऑप्शन डी है पिया। तो इसमें क्या है कि इसमें हमको अव्यय बताना है कि अव्यय कौन सा है। ठीक है, तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, भर क्या है, ये अव्यय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। ठीक है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, लेकिन क्या है, व्याकरण की दृष्टि से हमको बताना है। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अव्यय है। ठीक है, क्या है, तो वो अव्यय है, लेकिन क्या है, अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, बताना है कि नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन बी है यमलोक, ऑप्शन सी है दुर्गति और ऑप्शन डी है यमपुर। तो नरक का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें? तो इसमें होगा नरक का पर्यायवाची आत्मोत्सर्ग। क्या है, ये नरक का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पैडी, ऑप्शन बी है साखी, ऑप्शन सी है रसद और ऑप्शन डी है रसाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है साखी, क्या है, ईख का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पैडी, रसद और रसाल ईख का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है लाघव, ऑप्शन बी है लघुत्व, ऑप्शन सी है लघुता और ऑप्शन डी है लघुत्तम। तो गौरव का विलोम क्या होगा? तो गौरव का विलोम होगा लाघव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो का विलोम क्या होगा? तो लघुत्व का विलोम होगा गुरुत्व। ठीक है, लघुता का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा गुरुता। और लघुत्तम के क्या होगा? तो लघुत्तम का होगा गुरुत्तम। अगला है, रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए रोपना, ऑप्शन बी दोष रोपण, ऑप्शन सी है उन्मूलन और ऑप्शन डी है मूलन। तो रोपण का विलोम क्या होगा? तो रोपण का विलोम होगा उन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उचित शब्द चुनकर एक स्थान की पूर्ति करें। दूध का रंग डैश डैश होता है। ठीक है, बताना है कि दूध का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है सफेद, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है भूरा। तो दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आज आकाश में डैश डैश छाए हुए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भरना है। तो ऑप्शन ए है जलज, ऑप्शन बी है जलधि, ऑप्शन सी है जलद और ऑप्शन डी है नीरज। तो आज आकाश में, ठीक है, कौन सा यहाँ ऑप्शन भरा जाएगा? तो आज आकाश में बादल छाए हुए हैं। ठीक है, बादल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बादल नहीं दिया है। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो बादल का पर्यायवाची होगा जलद। ऑप्शन नंबर सी, आज आकाश में जलद छाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे आप क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है द्वंद्वग्रस्त, ऑप्शन बी है भ्रमित, ऑप्शन सी है किंग कर्तव्य विमूढ़ और ऑप्शन डी द्विविधाग्रस्त। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे हम क्या कहते हैं? तो किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी अनाग्रही, ऑप्शन सी दुराग्रही और ऑप्शन डी है कुआग्रही। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला का के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर दुराग्रही। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है लापता होना, ऑप्शन बी है खूबसूरत होना, ऑप्शन सी है बेवकूफ होना, ऑप्शन डी है कोमल होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए लापता होना। ठीक है, गुलर का फूल होना तो यानी इसका अर्थ होता है दिखाई न देना। ठीक है, ये भी होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन है सुंदर वस्तु में और गुण होना, ऑप्शन बी है सुगंध से युक्त आभूषण, ऑप्शन सी है सुंदर आभूषण होना और ऑप्शन डी है सुगंधित होना। तो सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है होनहार बीरवान के होते चीकने पात। होनहार बीरवान के होते चीकने पात लोगोक्ति सही अर्थ हमको बताना है। ठीक है, हमको इसका सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है होनहार बालक सुंदर होता है, ऑप्शन बी है सुंदर बालक होनहार होता है, ऑप्शन सी है होनहार बालक के गुण बचपन में से ही दिखाई देने लगते हैं और ऑप्शन डी है होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? तो ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसका ये एक संयुक्त वाक्य है, इसका हमको सरल वाक्य बताना है। ठीक है, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। ऑप्शन बी दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन सी वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था और ऑप्शन डी वह भाग गया क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो ऑप्शन ए है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, ऑप्शन बी है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, ऑप्शन सी है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे और ऑप्शन डी है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो इसमें से कौन सा वाक्य सही है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है, हमको बताना है कि किस में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है दादी से चला नहीं जाता, ऑप्शन बी है मोहन ने खाना नहीं खाया, ऑप्शन सी है कुलियों ने सामान नहीं उठाया और ऑप्शन डी मैंने दरवाजा नहीं खोला। तो किसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, दादी से चला नहीं जाता, इसमें क्या है? भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ठीक है, हमको बताना है कि सेवक यहाँ पे कारक
रेखांकित चिन्ह है, तो इसमें कौन सा कारक बताना है। तो ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है कर्ता कारक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक होगा यहाँ पे। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो को या की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए है करण, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है अधिकरण और ऑप्शन डी है अपदान। तो तोता डाल पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें होगा हमारा कौन सा? तो अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है क्षमा, ऑप्शन बी है घटना, ऑप्शन सी है क्षेत्र और ऑप्शन डी है रीति। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो इसमें है पुल्लिंग। क्षेत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बाकी क्षमा, घटना और रीति ये सब स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको स्त्रीलिंग बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी है दुपट्टा, ऑप्शन सी है पुष्टलका और ऑप्शन डी है हीरा। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है? तो प्रकृति क्या है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान और ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान। तो वो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें होगा हमारा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध हो वहाँ, ठीक है, जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया में हमको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है परिमाण बोधक, ऑप्शन सी है गुणवाचक और ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित की सही वर्तनीय होगी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनीय सही है हमको बताना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए अनुसंगिक, ऑप्शन बी है अनुसंगिक और ऑप्शन सी अनुसंगिक और ऑप्शन डी है अनुसंगिक। तो वर्तनीय रूप से कौन सही लिखा गया है, ठीक है, हमको बताना है। तो इसमें वर्तनीय रूप से सही कौन सा है? तो इसमें वर्तनीय रूप से हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए आनुषंगिक। आनुषंगिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। भारतीय संघ की राजभाषा है, भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन बी हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, देवनागरी लिपि में हिंदी। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी हमारा भारतीय संघ की राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि स्थिति को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, हमको बताना है कि किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई
तो ऑप्शन ए है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1951, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1948 और ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1950। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है निर्देश, और ऑप्शन सी है आदेश और ऑप्शन ए है अनुदेश। तो ऑर्डर के लिए हिंदी कौन सा शब्द होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? ऑर्डर मतलब आदेश देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।